हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा है अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कोविड-19 के चलते क्लासें नहीं चल पा रही हैं, तो हमारी संस्था ने एक संस्था के नाम से ही ऐप लॉन्च किया है, जिसके ज़रिए से आप चैप्टर वाइज, प्रत्येक सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज और उसमें भी टॉपिक वाइज वीडियोस को देखकर अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तो मैं रविकांत यादव आपको मैथमेटिक्स से संबंधित कुछ वीडियोस यहाँ दूंगा। आज जो पहली वीडियो होगी, आप सब जानते हैं, वैसे तो मैं आपका चैप्टर नंबर 3 जो बहुत ही आसान और बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जिसका नाम है आब्यू, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैट्रिक्स, इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज से। सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि ये आब्यू होता क्या है, अर्थात मैट्रिक्स। मैं परिभाषा बोलूँगा, आप ध्यान से सुनिए और फिर मैं परिभाषा के बारे में तुम्हें समझाऊंगा। मैट्रिक्स की परिभाषा है आब्यू समान राशियों या संख्याओं का एक विन्यास होता है, जिन्हें हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आब्यू समान राशियों या संख्याओं का एक आयताकार या वर्गाकार विन्यास होता है, जिसे पंक्ति तथा स्तंभों के रूप में लिखा जाता है। एक बार पुनः दोबारा सुनिए। आब्यू समान राशियों, एक एक शब्द पे गौर करिए, क्योंकि बाद में एक एक शब्द को मैं खंडन करके बताऊंगा कि किसका क्या महत्व है। आब्यू समान राशियों या संख्याओं का एक आयताकार या वर्गाकार विन्यास होता है, जिसे पंक्ति तथा स्तंभों के रूप में लिखा जाता है। देखिए, परिभाषा में कई एक शब्द आए। पहले तो हम ये समझेंगे कि पंक्ति और स्तंभ क्या होता है। आप जरा ध्यान से देखेंगे, पंक्ति एक वर्ड आया जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं रो, एक वर्ड आया आपका स्तंभ, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कॉलम। पहले हम इन दोनों के बारे में जानेंगे कि ये पंक्ति और स्तंभ क्या होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे पंक्ति के बारे में, अर्थात रो के बारे में। इंग्लिश में भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि मैट्रिक्स में इसका बहुत उपयोग है, इंग्लिश वर्ड ही इस्तेमाल किया जाएगा। तो मान लीजिए मैं कोई 4 संख्या ले लूँ, 1 2 3 4। आब्यू में मैंने बोला कि राशियाँ या संख्याएं, तो मैं 4 संख्या ले रहा हूँ, 1 2 3 और 4। यदि मैं उन चारों संख्याओं को 1 2 3 और 4 थोड़ा सा स्पेस दे दे के ऐसे लिख दूँ, तो ये कहलाएगा, ये किस क्रम में लिखा हुआ है? पंक्ति में, जिसे हम कहेंगे ये रो के रूप में लिखा हुआ है। यदि मैं इन्हीं चारों संख्याओं को इस तरीके से थोड़ा सा स्पेस दे दे के लिख दूं, तो ये क्या कहलाएगा? स्तंभ, अर्थात कॉलम। तो ये तो हुआ पंक्ति और स्तंभ क्या होता है, क्योंकि परिभाषा में एक वर्ड आया था, दोनों वर्ड आए थे, ये पंक्ति और स्तंभ। ठीक है। अब बात आती है परिभाषा में, दोबारा सुनिए, एक वर्ड आएगा समान। मैंने बोला आब्यू समान राशियों या संख्याओं का आयताकार या वर्गाकार विन्यास होता है, जिन्हें पंक्ति तथा स्तंभ के रूप में लिखा जाता है। तो पंक्ति और स्तंभ क्या होते हैं वो मैंने बता दिए। अब हम विचार करेंगे, एक वर्ड आया समान, इसका क्या मतलब है? यदि मैं इसको न बोलता तो परिभाषा पे क्या असर पड़ता? समान का मतलब है, मान लीजिए मैं 3 संख्याएं लेता हूँ, 9 संख्याएं लेता हूँ, क्रमबद्ध तरीके से लिखता हूँ। 1, थोड़ा सा स्पेस दे दे के लिखेंगे, 2 3, यहीं तक रहने दीजिए। फिर मैं यहाँ से लिखता हूँ 4 5 और 6, फिर और लिखता हूँ 7 8 और 9। आप जरा गौर कीजिए इस पे कि यदि मैं यहाँ से इस संख्या को हटा दूँ, तो इस पंक्ति में 3 संख्याएं हैं, इस पंक्ति में 2 संख्याएं हैं और इस पंक्ति में 3 संख्याएं।
अर्थात प्रत्येक पंक्ति में संख्याओं की संख्या समान नहीं है, तो इसे मैट्रिक्स के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ठीक है ना। यदि मैं यहाँ 6 लिख दूँ तो आप देख सकते हैं कि इस पंक्ति में 3 संख्याएं हैं, इस पंक्ति में भी 3 संख्याएं हैं और इस पंक्ति में भी 3 संख्या। अर्थात ऐसे देखें तो इस कॉलम में भी 3 संख्याएं हैं, इस कॉलम में भी 3 संख्याएं हैं और इस कॉलम में भी 3 संख्याएं हैं। अर्थात रो और कॉलम में यदि समान राशि या समान संख्याएं होंगी तो ही वो आव्यूह के रूप में लिखा जा सकता है, अन्यथा वो आव्यूह के रूप में नहीं लिखा जा सकता। बात समझ में आ गया ना कि समान वर्ड का क्या मतलब होता है। अब और भी 1-2 वर्ड आए। परिभाषा फिर से सुनिए। परिभाषा थी कि आव्यूह समान राशियों या संख्याओं का एक आयताकार या वर्गाकार विन्यास होता है, जिन्हें पंक्ति तथा स्तंभ के रूप में, तो हम समान के बारे में समझ गए, पंक्ति और स्तंभ के बारे में समझ गए। अब हमें समझना है कि ये आयताकार और वर्गाकार क्या होता है। तो आप बहुत छोटी सी कक्षाओं से 1st 2nd स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं कि आयत अर्थात एक ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, समान लंबाई की होती हैं, और वर्ग एक ऐसी आकृति जिसकी चारों की चारों भुजाएं, हालांकि इनकी डेफिनेशन तो कुछ और होती है, लेकिन यहाँ केवल समझने के लिए हम इतना ही समझेंगे। ठीक है ना। जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं। तो फिर आयताकार या वर्गाकार लिखने का तरीका क्या होता है इन राशियों का। मान लीजिए मैंने 9 राशियां ली, ठीक है ना, 9 या 10 ले लीजिए, 1 से लेकर 10 तक मैंने कोई 10 संख्या ले ली। ठीक है ना। अब मैं इनको लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 और 6 7 8 और 9। आपको दिख रहा होगा कि ये एक वर्ग जैसा बन गया। तो ये कैसा विन्यास हो गया, वर्गाकार विन्यास। इसको हम क्या नाम देंगे, वर्गाकार विन्यास। ठीक है ना, वर्गाकार विन्यास। अब आयत की बात करें तो मान लीजिए 1 2 3 4, थोड़ा स्पेस दे के लिखेंगे 5, और यहां लिखेंगे 6 7 8 9 और 10। आप जरा देखिए इसकी लंबाई अधिक है, ऐसे पंक्ति जैसे हम लिखते जाते हैं वो अधिक है, और ऐसे चौड़ाई इसकी कम है, फिर ऐसे और फिर ऐसे, तो ये कौन सी आकृति बन गई, आयत। अतः हम कह सकते हैं ये कैसा विन्यास है, आयताकार विन्यास है। तो परिभाषा पूरी समझ में आ गई होगी कि आव्यूह समान राशियों या संख्याओं का आयताकार या वर्गाकार विन्यास होता है, जिसे पंक्ति तथा स्तंभ के रूप में लिखा जा सकता है। आप समान के बारे में समझ गए कि समान से मतलब क्या है, आप पंक्ति और स्तंभ के बारे में समझ गए। आयताकार और वर्गाकार विन्यास कैसे होता है, अर्थात जहां आयत जैसा बनता दिखाई देता है वो आयताकार विन्यास, या जहां आयत जैसा बनता दिखाई देता है वो आयताकार विन्यास होता है, और जहां वर्ग जैसा बनता दिखाई देता है वो वर्गाकार विन्यास होता है। ठीक है ना। तो ये तो थी आव्यूह की परिभाषा। अब दूसरा है आव्यूह को लिखने की रीतियां, यानी हम कितने तरीके से आव्यूह को लिख सकते हैं। तो आव्यूह को हम 3 तरीके से लिख सकते हैं, आप जरा ध्यान देंगे। पहला है ऐसे, ये फर्स्ट। दूसरा है ऐसे, ये सेकंड। और तीसरा है ऐसे, ये थर्ड। अब आप कहोगे इनको संख्याओं को कहाँ लिखा जाएगा, तो संख्याएं इसमें यहाँ लिखी जाएंगी इस तरीके से, चाहे वर्गाकार आव्यूह बने चाहे आयताकार आव्यूह बने, संख्याएं बीच में ही लिखी जाएंगी। थोड़ा स्पेस दे के लिखेंगे, जगह खाली छोड़ के यहाँ भी लिखेंगे। इस जगह पे आप अपनी संख्याओं को लिख सकते हैं। एनसीईआरटी सिलेबस हो चाहे आरबीएससी सिलेबस हो, ज़्यादातर बुकों में, अधिकांश बुकों में इस प्रकार को उपयोग में लिया गया है, यानी आव्यूह को इस रूप में अधिकांश बुकों में लिखा गया है। ये बहुत कम देखने को मिलते हैं, तो हम इन पे चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ जो हम आव्यूह को लिखेंगे वो इसी रूप से लिखेंगे। ठीक है।
देखिए मैं एक आव्यूह लिख के आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए कि 1 से लेकर 9 तक की संख्याएं हैं और उनको एक वर्ग आव्यूह के रूप में लिखा गया है। जैसे मैं लिख रहा हूं यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 मैंने यहां बंद कर दिया, ये आव्यूह है। आप यहां एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि आव्यूह के अंदर जो अवयव लिखे जाते हैं उनके मध्य में कोमा का इस्तेमाल नहीं किया जाता है, अन्यथा वो आव्यूह नहीं कहलाएगा। मान लीजिए आप कहें कि यहाँ कोमा लगा दो, दूर दूर ना लिखो, तो ये गलत हो जाएगा। आप आव्यूह के अवयवों के मध्य में कोमा नहीं लगा सकते हैं। आप इतना थोड़ा सा स्पेस दे दे के लिखिए ताकि दूर से दिखे कि हाँ ये रो अलग है और ये कॉलम अलग है। आप इस तरीके से ये जो लाइन है 1 2 3 की, इसको हम क्या बोलेंगे, रो। और ऐसे 1 4 7 की जो लाइन है इसको हम क्या बोलेंगे, कॉलम। साफ साफ दिख रहा होगा ना। ऐसे जो लाइनें हैं इनको हम बोलेंगे रो और ऐसे जो लाइनें हैं इनको बोलेंगे कॉलम। अब तुम कहोगे किसी को भी रो बोल दो, किसी को भी कॉलम, तो उनके क्रम में होता है। इसको हम रो बोलते हैं तो R1 के नाम से जानते हैं, इसको हम रो कहते हैं तो ये R2 के नाम से जानते हैं, और इसको रो बोलेंगे तो R3, आगे और भी रो होंगी तो R4 R5 R6 ऐसे लिखते जाएंगे। ऐसे ही कॉलम में होता है। ये पहला कॉलम है तो इसको हम C1 के नाम से जानते हैं, ये दूसरा कॉलम है तो इसको हम C2 के नाम से जानते हैं, ये तीसरा कॉलम है तो इसको हम C3 के नाम से जानते हैं। आगे और भी कॉलम होंगे तो हम C4 C5 C6 C7 इस रूप से लिखते जाएंगे। नहीं फिर ठीक है ना। एक चीज और विशेष ध्यान रखिएगा आप कि यहां मैं एक चीज बता रहा हूं कि आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षर अर्थात कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है, यानी प्रदर्शित करते हैं। आप मान लीजिए इसको नाम दे दीजिए ए। आप अंग्रेजी वर्णमाला ए से लेकर जेड तक किसी भी अक्षर को ले लीजिए, बस ध्यान में इतना रहना चाहिए कि वो कैपिटल लेटर हो। आप स्मॉल लेटर से नहीं लिख सकते हैं। यदि मैं इसको स्मॉल ए से लिख दूं तो ये आव्यूह नहीं कहलाएगा। आव्यूह को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से ही प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है ना। चाहे ए से लेकर जेड तक कोई भी अक्षर इस्तेमाल करें, कोई जरूरी नहीं है कि मैं ए से ई इस्तेमाल करूंगा। ऐसे मैं यहाँ सी लिख सकता हूँ, डी ले सकता हूँ, ई लिख सकता हूँ, जेड लिख सकता हूँ, कोई भी अक्षर ले सकता हूँ। बस शर्त केवल इतनी है कि वो कैपिटल लेटर ही होना चाहिए, स्मॉल लेटर ना हो। तो हम आव्यूह को ये ध्यान में रखेंगे कि आव्यूह को अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। एक और बात ध्यान में रखिए, परिभाषा में आया कि आव्यूह आयताकार या वर्गाकार विन्यास होता है ना। तो आव्यूह क्या होता है, एक विन्यास होता है। इसीलिए आव्यूह का अपना कोई निश्चित मान नहीं होता है और ना ही हम किसी आव्यूह का कोई मान ज्ञात कर सकते हैं। अब तुम कहोगे जब किसी आव्यूह का मान ही नहीं निकाल सकते हैं तो उसमें होगा क्या। ऑपरेशन आएंगे, सक्रियाएं आएंगी, इसकी आगे बहुत आएंगे, इसके टाइप्स पढ़ाए जाएंगे तुम लोगों को एक एक करके सभी वीडियो में, वो सब तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि आव्यूह का अपना कोई निश्चित मान नहीं होता है, क्योंकि वो एक विन्यास होता है। हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि आव्यूह एक विन्यास होता है, इसीलिए इसका कोई अपना मान नहीं होता है, अर्थात हम आव्यूह का कोई मान ज्ञात नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था आव्यूह के बारे में। जो आपने पहला टॉपिक पढ़ा मैट्रिक्स, इसकी परिभाषा और इसको लिखा कैसे जाता है, इसे किससे प्रदर्शित कर सकते हैं, कितने अवयव लिखते हैं, आप परिभाषा में जो शब्द आए उनका मतलब क्या है ना, ये सब तुमने पढ़ा। आव्यूह का कोई मान होता है या नहीं होता है। अब आगे चलते हैं। तो दूसरा है आव्यूह की कोटि। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कोटि का मतलब होता है ऑर्डर। तो आव्यूह की कोटि यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आव्यूह की कोटि क्या होती है, ध्यान दीजिएगा आप। मैं मानक रूप से समझा रहा हूं, आप इस पर गौर करिएगा। मैं एक आव्यूह को यहां लिख रहा हूं मानक रूप से ही,
A11, A12, A13, फिर लिखूंगा A21, A22, A23, फिर लिखूंगा A31, A32, A33। अब आप सोच में पड़ गए होंगे कि A11, ये 11 क्या है भाई, और प्रत्येक एलिमेंट A लिखा है। इस 11 से, इस 12 से, इस 13 से एलिमेंट का मान अलग हो जाएगा। तो A11 का मतलब क्या होता है? A11, ये जो पहला वाला 1 होता है इसको हम I से डिनोट करते हैं, और ये जो दूसरा वाला 1 होता है इसको हम J से डिनोट करते हैं। I रो की संख्या को दर्शाता है, यानी पंक्ति की संख्या को, और J कॉलम की संख्या को दर्शाता है, यानी स्तंभ की संख्या को। अब कहोगे ये क्या है? तो A11 1 का मतलब है पहला रो और पहला ही कॉलम। 1 और 1, पहला रो और पहला कॉलम। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये जो A11 एलिमेंट है ये पहले रो का पहला कॉलम है। देख लीजिए आप, पहली ही रो है और पहला ही कॉलम। ये जो एलिमेंट लिखा है ये पहली रो और पहले कॉलम में लिखा है। आगे वाले पे गौर करेंगे। A12, इस 12 का मतलब क्या है? यानी I का मान 1 है, अर्थात पहली रो है। J का मान 2 है, यानी कॉलम की संख्या, क्योंकि I और J, I जो लिखा जाता है वो रो से इधर लिखा हुआ है, J जो लिखा जाएगा वो कॉलम से। तो यहाँ J का मान कितना है? 2, तो कॉलम नंबर कौन सा है? 2। हम कह सकते हैं कि ये जो A12 अवयव है ये पहली रो का दूसरा कॉलम। A12 ये लिखा है, आप देख लीजिए पहली रो और दूसरे कॉलम में आ रहा है। आगे A13, 13 का मतलब R1, 3 का मतलब C3, J का मान 3 है तो C3 लिखा जाएगा। R1 का मतलब पहली रो, C3 का मतलब तीसरा कॉलम। अतः हम कह सकते हैं कि ये जो A13 अवयव है ये पहली रो का तीसरा कॉलम। अब देख लीजिए A13 यहाँ लिखा है, ये अवयव पहली रो का है और तीसरे कॉलम का है। इसी तरीके से हम इन अवयवों के बारे में गौर कर लेंगे, ठीक है ना। तो 1 2 1 3 1 4 ये जो आता है इससे हम पहचान सकते हैं कि ये क्या लिखा हुआ। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है जिसमें m रो तथा n कॉलम, जिसमें m रो तथा n कॉलम है। रो की संख्या हमें बताई गई है m और कॉलम की संख्या जो हमें बताई गई है वो बताई गई है n। आप जरा ध्यान दीजिए, मैं इस मैट्रिक्स को लिख रहा हूं। A11, A12, A13 अप टू डॉट 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 A1n। पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम और nवां कॉलम, क्योंकि कॉलमों की संख्या हमारे पास कितनी है? n। ऐसे ही आप लिखते जाएंगे। यहाँ पे A12 इसको डॉट 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 कर देंगे, A13 इसको डॉट 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 कर देंगे, A2 बनाएगा यहाँ और यहाँ 3 बनाएगा। आगे डॉट 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 करके यहाँ AM और क्या 1 अप टू डॉट 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 लास्ट एलिमेंट आएगा AMN, क्योंकि ये वाला m रो और n कॉलम होगा। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि किसी रो में m रो, यदि किसी मैट्रिक्स में m रो तथा n कॉलम है तो उसकी कोटि m इंटू n होती है। इसे इंटू नहीं बोला जाता है, m बाई n बोला जाता है, जो कोटि यहां लिखी जाती है। हम कह सकते हैं कि यदि किसी मैट्रिक्स में m रो और n कॉलम है तो उसकी कोटि m बाई, पहले रो आएगा रो की संख्या और फिर आएगा कॉलम की संख्या। अर्थात हम कह सकते हैं कि रो बाई कॉलम, किसी भी मैट्रिक्स में जितने रो तथा जितने कॉलम होते हैं उसको हम रो बाई कॉलम के रूप में लिख लेते हैं, वही उस मैट्रिक्स की कोटि कहलाती है और जिसको यहाँ लिखा जाता है। आप जरा ध्यान दीजिए। मान लीजिए मैंने कोई मैट्रिक्स यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 5 6। अब हमें इसकी कोटि बतानी है, तो ये R1, ये R2,
अर्थात इसमें कितने रो हैं? 2। और कॉलमों की संख्या कितनी है? C1, C2 और C3, यानी 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। तो इसकी कोटि जो होगी वो 2 रो की संख्या है बाई कॉलम की संख्या 3 है, अर्थात 2/3 कोटि का मैट्रिक्स है। प्रत्येक मैट्रिक्स की कोई ना कोई कोटि अवश्य होती है, चाहे वो 1/1 कोटि का हो, चाहे वो 2/2 कोटि का हो, चाहे वो 3/3 कोटि का हो। सामने बैठो, ठीक है ना। तो प्रत्येक मैट्रिक्स की कोई ना कोई कोटि अवश्य होती है। परिभाषा के तौर पे अगर जो हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि यदि किसी मैट्रिक्स में m रो तथा n कॉलम है तो उसकी कोटि को m/n के रूप में लिखा जाता है, ठीक है ना। जैसे मैंने इसको लिख के बताया, एक मैट्रिक्स और मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जिसको मैंने पहले भी लिखा था। आप देखिए 1 2 और 3 रो की संख्या है इसमें 3, 1 2 और 3 कॉलम की संख्या है इसमें 3। तो हम कहेंगे कि ये मैट्रिक्स 3/3 कोटि का मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो किसी भी मैट्रिक्स की कोटि रो बाई कॉलम से लिखी जाती है, यानी R/C। किसी भी मैट्रिक्स में जितने रो तथा जितने कॉलम होते हैं उसी के आधार पर उसकी कोटि का निर्धारण किया जाता है। तो ये तो हुई किसी भी मैट्रिक्स की कोटि कैसे ज्ञात की जाता है वो। ठीक है, तो अब इससे आगे और टॉपिक भी पढ़ेंगे जिसको हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज इतना ही।